नमस्ते साथियों, प्रशिक्षण के पहले सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बच्चों की शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया में संवैधानिक जिम्मेदारियों को जानेंगे। इसकी शुरुआत हम इस चर्चा से करेंगे कि बच्चों की शिक्षा कहाँ से और कब से प्रारंभ होता है। देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा में परिवार और समाज का महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों की शिक्षा जन्म से परिवार और समाज के बीच प्रारंभ हो जाता है। बच्चों का संपूर्ण विकास जन्म से करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों के संपूर्ण विकास में 6 विकास शामिल होते हैं, जिसमें पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा भावनात्मक एवं रचनात्मक विकास, चौथा ज्ञानेंद्रिय विकास, पांचवा भाषा विकास, छठवां सामाजिक विकास। यह सभी बच्चों का अधिकार है। इसमें परिवार, समाज, सरकारें कैसे काम करती है, इसके संबंध में दिनेश जी का जमीनी स्तर पर स्थानीय शासन के साथ काम करने का लंबा अनुभव है। दिनेश जी, आपका स्वागत है। दिनेश जी, हम सभी देखते आ रहे हैं कि बच्चा जन्म लेने के बाद पारिवारिक मूल्यों के साथ सीखते हुए बड़ा होता है और समाज भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए उसके विकास में सहभागी होते हैं। और फिर सरकारें आती है और सरकार भी संविधान के दायरे में कर्तव्य का वहन करते हुए शिक्षा का वातावरण देता है। हम आज आपसे इसी पर चर्चा करना चाहेंगे। सरकार भी संविधान के दायरे में रहते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अच्छा वातावरण निर्माण करती है। तो हम आपसे चर्चा करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुरूप में हम कैसे जानें। आप तो जानते ही हैं, सभी नागरिकों को संविधान के माध्यम से अधिकार मिलते हैं। ये अधिकार हमारे संविधान ने, भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को दिए हुए हैं। अधिकारों की यदि बात करें तो वो बच्चों के अधिकार हों या किसी के भी अधिकार हों, अधिकार की प्राप्ति हमें संविधान से ही होती है। इस व्यवस्था को यदि हम जानना चाहें तो संविधान के काम करने के तरीके में 3 अंगों को शक्तियां दी गई हैं। प्रथम यदि हम देखें तो न्यायपालिका है, जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम और कानून का पालन कराती है और जो पालन नहीं करते हैं उनको दंड देने का या दंड दिलाने का काम करती है। तो न्यायपालिका एक अंग है। दूसरा अंग, जैसा मैंने बताया, विधायिका है। विधायिका द्वारा कानूनों को बनाया जाता है। विधायिका राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है, जबकि केंद्र में या पूरे राष्ट्र के लिए हम बात करें तो हमारे सदन होते हैं, जिसमें राज्यसभा और संसद दोनों है। तो विधायिका में कानून बनाए जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो हमारा अंग है वो है कार्यपालिका। विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को कार्यपालिका द्वारा निष्पादित कराया जाता है। कार्यपालिका के जो अध्यक्ष हैं, कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति जी के पास होती है। राष्ट्रपति जी के सहयोग में उपराष्ट्रपति हैं। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं और उनके माध्यम से सारे अधिकारी कर्मचारीगण कानून को क्रियान्वित कराते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों में जिससे शरीर में समन्वय होता है, ऐसे तीनों अंगों में समन्वय होना नितांत आवश्यक है। हमारे देश में समन्वय भी है और तीनों क्षेत्र एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। न्यायपालिका की ओर से हमारी सर्वोच्च न्यायालय तभी हस्तक्षेप करती है जब उसको लगता है कि कार्यपालिका के लोग ठीक से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं।
तो आपने जब बात की कि अधिकारों की यदि हम बात करें, चाहे हम बालकों के अधिकारों की बात करें, तो ये तभी हम समझ पाएंगे जब हम सभी तरह के अधिकार जो हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं उनको हम समझने की कोशिश करें। दिनेश जी, मौलिक अधिकार का शिक्षा से क्या संबंध है? सरस्वती जी, मौलिक अधिकार, हमारे संविधान ने हमको 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, परंतु 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें सर्वप्रथम समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की जब हम बात करें तो जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, ये इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसमें भेदभाव की संभावनाएं हैं, वो सब वर्जित हैं। खासतौर से बच्चों के लिए इस तरह का भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, तो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करें या बाल अधिकार की बात करें तो हमें देखना है कि शोषण के विरुद्ध हर व्यक्ति को अधिकार है, बच्चों को भी अधिकार है। तो मानव के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, बाल श्रम का प्रतिषेध, कारखाने आदि में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए काम करने पर निषेध, किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना पर निषेध, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जब हम अधिकार की बात करते हैं तो ये अधिकार अब हम मौलिक अधिकार के रूप में देख रहे हैं, और इस अधिकार में जब विस्तार हुआ है तो हम शिक्षा के अधिकार की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यदि उपरोक्त जो अधिकार हैं उन अधिकारों का यदि हनन होता है तो हमारी न्यायपालिका खुद ये अधिकार हमें देती है कि उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठा सकें, और जिसके भी द्वारा यदि इस तरह का अधिकार का हनन किया जा रहा है उन पर भी कार्रवाई करने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हमें 6 अधिकार दिए हैं और देश के सभी नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी इन अधिकारों से किसी को वंचित नहीं कर सकता है। सर, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 जो है उसका शिक्षा से क्या संबंध है? निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016, इस अधिनियम में निःशक्त जन के संदर्भ में अधिकारों की बात की गई। अधिकारों में स्वाभाविक गरिमा की बात की गई है कि कैसे गरिमापूर्ण रूप से निःशक्त जन के साथ व्यवहार हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। यदि निःशक्त जन कहीं पर हैं, कार्यस्थल पर हैं, शैक्षणिक स्थल पर हैं, तो उनको किसी उपनाम से ना पुकारा जाए, उनको अपने परिचय के साथ संबोधित किया जाए। मानव में बहुत सी भिन्नता होती है, उनके शरीरों में भिन्नता होती है, पर उसको ध्यान रखते हुए आदर के साथ उनके साथ व्यवहार हो। अवसर की समानता पर यहाँ पर बात की है, समता की बात की है कि कैसे उनको समान अवसर मिले। तो शरीर की कमी की वजह से अवसरों में कहीं कमी ना रह जाए, उस पर यहाँ पर बात की गई है इस अधिनियम। दिनेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि शिक्षा के क्षेत्र में निःशक्त जन अधिकार अधिनियम में स्थानीय सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जो हैं वो क्या प्रयास कर सकते हैं? स्थानीय सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का दायित्व है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांगजनों के साथ काम करते हुए उनकी आवागमन की व्यवस्था, उनके जाने आने की व्यवस्था, उसको देखें कि कितना बाधित तो नहीं है। साथ में उनको ये भी देखना है कि उनकी जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं वो कहीं कम तो नहीं रह जा रही हैं, उनकी वजह से तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था बाधित नहीं हो रही है। इसी प्रकार भवन है, परिसर है, जो अधोसंरचनाएं बनी हुई हैं उसमें उनके पहुंचने का, उनके जाने का, उनके आने का जो माध्यम है वो ठीक है या नहीं। जैसे हम देखते हैं कई बार
पीने के पानी की व्यवस्था उनके अनुकूल नहीं होती है, कई बार जो सीढ़ियाँ हैं वो उनके अनुकूल नहीं है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को यहाँ देखने की बात है कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं हैं और ये इनका दायित्व में है। इसी के साथ आगे भी और चीज़ें देखी जा रही हैं। व्यक्तिगत वातावरण के बारे में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि निःशक्तजन के लिए वातावरण अनुकूल है या नहीं है। साथ में बच्चों में बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए उनको बहुत सी संसाधनों की ज़रूरत होती है, बहुत सी व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है, वह भी उनको उपलब्ध कराई जा रही है। इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिव्यांगजन बच्चों को छात्रवृत्ति समय पर मिल जाए, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ में 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को उनके अनुकूल जो पुस्तकें हैं वो उपलब्ध कराई जाएं ताकि वह बच्चे अपने अनुसार उन पुस्तकों का अध्ययन कर पाएँ। जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनको उनके अनुकूल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि वह लोग उसको आसानी से अध्ययन को कर पाएँ। दिनेश जी, आप हमें ये बताइए कि क्या स्थानीय स्वशासन को भी संविधान में शामिल किया गया है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन की जो आप बात कर रहे हैं, मतलब जो स्थानीय स्वशासन को शामिल करने की जो बात कर रहे हैं आप, इसको 73वें संशोधन में पंचायती राज के लिए लाया गया, 74वें संविधान संशोधन में नगरीय निकाय के लिए लेकर आए हैं। इन दोनों संशोधनों के साथ संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में स्थानीय निकायों के कृत्य जो हैं, उनके विषय जो हैं, उनको भी शामिल किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में 29 तरह के कार्य पंचायतों को सौंपे गए हैं। उसमें से 8 कार्य जो हैं शिक्षा के क्षेत्र के हैं। उसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं। साथ में पुस्तकालय की व्यवस्था, सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था करने की बात है। यह सब काम पंचायतों को सौंपे गए हैं और पंचायतों को अपनी त्रिस्तरीय व्यवस्था से इनको संपादित करना है। त्रिस्तरीय व्यवस्था की यदि हम बात करें तो हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसी से लागू हुई है और ये 3 स्तर हैं इसमें। जो प्रथम स्तर है उसको यदि हम बोलें तो वो जिला स्तर पर है और जिला स्तर पर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतें होती हैं और उसका कार्यक्षेत्र पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। इसी प्रकार विकासखंड स्तर पर जो दूसरा स्तर है वो मध्यवर्ती पंचायतें हैं, जिसको हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत कहते हैं। जनपद पंचायत का कार्यक्षेत्र विकासखंड स्तर की ग्राम पंचायतों तक सीमित होता है। उसके बाद जो अंतिम स्तर है वो है ग्राम पंचायत के स्तर पर। इसमें ग्राम पंचायत की सीमा में काम होना होता है और इसका कार्यक्षेत्र उस ग्राम पंचायत के वह सभी गांव जो उसमें शामिल हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार त्रिस्तरीय व्यवस्था इन जब स्थानीय स्वशासन की हम बात करते हैं तो उनको देखते हैं और इसमें 8 जो कार्य सौंपे गए हैं उनको एक करते हैं। जब हम तीनों स्तरों की बात करते हैं तो एक साथ तीनों स्तरों पर काम तो हो नहीं सकता है। हर काम को करने के अपने दायित्व होते हैं। जिला पंचायत में भी कामों को करने के लिए वहाँ के जो जिला परिषद के सदस्य हैं उन सभी से मिलकर स्थायी समितियों का निर्माण किया जाता है। ये स्थायी समितियाँ अपने अपने विषय पर काम करती हैं। इसी प्रकार विकासखंड में स्थायी समितियाँ हैं, 8 स्थायी समितियाँ। वह 8 स्थायी समितियाँ अपने विषय पर काम करती हैं। शिक्षा के लिए शिक्षा समिति उसमें काम करती है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सचिव होते हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को देखते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संदर्भ में यदि बात करें तो हम बड़े स्तर पर शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति किए हुए हैं और ये सभी शिक्षाकर्मी या तो जिला पंचायत के माध्यम से नियुक्त हुए हैं या जनपद पंचायत के माध्यम से नियुक्त हुए हैं। तो इनकी कार्य करने की जो शैली है उस पर नज़र रखना, निगरानी रखना, ये भी पंचायतों के दायरे में आता है। ग्राम पंचायत में जो 5 स्थायी समितियां हैं उसमें
सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण विकास समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, ग्राम गौठान समिति, कृषि राजस्व एवं वन समिति। इस तरह से 5 स्थायी समितियां हैं। इन 5 स्थायी समितियों में विषय विशेषज्ञों को बुलाने की अनुमति है। यदि चाहें तो 2 विषय विशेषज्ञों को जनप्रतिनिधियों के अलावा, पंचों के अलावा शामिल किया जा सकता है। यह समितियां अपने पंचायत क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं उनके देखरेख के लिए काम करती हैं। खासतौर से हम शिक्षा समिति की यदि बात करें तो शिक्षा में स्वास्थ्य, समाज कल्याण और स्वच्छता भी शामिल है। तो यह स्कूल के अलावा आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और स्वच्छता के मुद्दे पर भी काम करती है। पंचायत क्षेत्र के सभी स्कूलों का प्रबंधन करना, उसकी देखरेख करना, वहाँ पर पीने का पानी, स्वच्छता आदि विषय ठीक से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उस पर काम करना। यह जनप्रतिनिधि महीने में एक बार अपनी पंचायत में बैठते हैं और वहाँ पर समिति के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, स्वच्छता पर बात करते हैं। जहाँ थोड़ी कमी है वहाँ और करने की जरूरत भी है। सर, जैसे अभी हम शिक्षा समिति की बात कर रहे थे, तो इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून 2009 है, ये क्या है? इस अधिकार को हम विस्तार से देखें तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 कानून को 2010 में पूरे देश में लागू किया गया। भारत में मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य कानून लागू है। 1 अप्रैल 2020 को इसको पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। इसके इतिहास पर यदि हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा सन 1910 में इसकी बात की गई थी। उसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा भी 1932 में इस विषय को उठाया गया, परंतु हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं था और इस विषय पर उतने अच्छे से काम नहीं हो पाया। आज उस समय अंग्रेज़ों के शासन में पश्चिमी शिक्षा पद्धति को लाया गया और उस पर काम शुरू हो गया। आज की स्थिति में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है और यह विषय केंद्र एवं राज्य दोनों का है। साथ में स्थानीय स्वशासन की इकाइयां भी इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दिनेश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है और हमारे राज्य में शिक्षा अधिकार कानून के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? राज्य सरकारों की यदि हम बात करें और छत्तीसगढ़ की खासतौर से हम बात करें तो यहाँ पर 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। चाहे वो शासकीय संस्थाएं हों, चाहे अनुदान प्राप्त संस्थाएं हों, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हों, सभी जगह किसी भी तरह की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शुल्क को लिया जाना प्रतिबंधित है, दंडनीय अपराध भी है। इसी के साथ हम यदि देखें तो हम देख पाते हैं कि राज्य की स्थिति बहुत बेहतर हुई है और लगभग 100% तक हम पंजीयन तक पहुँचे हैं, नामांकन तक पहुँचे हैं। कुछ अध्ययन जो हैं हमें चिंतित करते हैं। बार बार शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर हमारा ध्यान जाता है कि उतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है जितनी हम चाह रहे हैं या हमारी व्यवस्था चाह रही है, क्योंकि बहुत से संसाधनों की कई बार कमी होती है। चाहे वो मानव संसाधन की बात हो, चाहे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की बात हो, चाहे वह हमारी परिसंपत्तियों की बात हो, वो स्कूल भवन, परिसर और उनकी बात है। तो इन सब के चलते भी असर होता है और इस पूरी व्यवस्था में हम यदि देखें तो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं पा रहे हैं। स्थानीय भागीदारी बहुत अच्छे से काम कर रही है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वो निःशुल्क
सहयोग प्रदान कर रही हैं उन लोगों को, जैसा कि कानून में है 25% स्थान सुरक्षित है और वो सभी लोग इसमें भाग ले पा रहे हैं और अध्ययन कर पा रहे हैं। यहाँ पर मध्याह्न भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को भी देखें तो स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे प्रदेश में मध्याह्न भोजनों का संचालन सहभागी तरीके से किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर स्व सहायता समूह मध्याह्न भोजन का संचालन करते हैं और गुणवत्तापूर्ण भोजन कराते हैं। तो स्थिति हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है और बेहतर है। एक चिंता का विषय है कि बच्चों में अभी भी बड़ी क्लास में जाने के बाद ड्रॉप आउट की संख्या अभी भी हमारे सामने है और उसमें भी खास तौर से लड़कियों के ड्रॉप आउट होने की संख्या हमें चिंतित करती है। ये बच्चियां ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, आप इसका कारण बता सकते हैं? बच्चियों के ड्रॉप आउट का जो कारण है वो कहीं ना कहीं अध्ययन हमें इस तरह से बताते हैं कि उनको व्यक्तिगत स्वच्छता की कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ बच्चे बड़े भाई बहनों का ख्याल भी रखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आर्थिक समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोग लड़कियों पर कम ध्यान देते हैं। जो लिंग भेद वाली समस्या है वो भी कहीं ना कहीं इसमें सामने देखी जाती है। तो कई सारे कारण मिलके जब हम नंबर देखते हैं तो लड़कियों की स्थिति कमज़ोर दिखती है। पर ऐसा नहीं है कि शासन ने कुछ किया नहीं। शासन ने सरस्वती साइकिल योजना लड़कियों के लिए लाए जिससे कि लड़कियों को स्कूल में आने के लिए अवसर मिले और अभी के स्थिति में लड़कों के लिए भी इस अवसर को दिए जाने की बात है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे राज्य में शासन द्वारा की गई। शासकीय स्कूलों में जो बात हो रही है मध्याह्न भोजन को लेकर, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, पर बहुत सारी बार ये देखने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है जहाँ पर शिक्षकों की कमी है उनका ज़्यादातर समय मध्याह्न भोजन में या अन्य किसी गतिविधियों में, पंजियों के संधारण में चला जाता है। तो उससे समस्याएं सामने आती हैं, देखने को मिलती हैं। साथ में हम यदि बात करें कि इन सारी व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए स्थानीय सहभागिता, स्थानीय स्वशासन, सामुदायिक निगरानी और पंचायत की भूमिका, ये सब मिल के पंचायत की जो स्कूल हैं और जो हमारे शहरी क्षेत्र में स्कूल हैं उन व्यवस्थाओं को संचालित करने में मदद देते हैं। तो स्थानीय निकायों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जनप्रतिनिधि इसके लिए उनकी लगातार क्षमता वृद्धि हो रही है, उनको शिक्षा के महत्व के बारे में पहले से भी पता है और भी बताया जा रहा है। तो वो लोग आगे बढ़ के स्कूल की व्यवस्थाओं को और अच्छे से और बेहतर से कर रहे हैं और करने का आगे प्रयास करेंगे और भी उनके साथ प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि की जरूरत यहाँ पर देखी जा रही है। दिनेश जी, अभी आप स्थानीय स्वशासन के बारे में हमें बताएं। अब हमको आपसे ये जानना है कि शाला प्रबंधन जो समिति स्कूल में होती है वो शाला प्रबंधन समिति क्या है, उसकी गठन की प्रक्रिया क्या है और उनके कार्य क्या क्या होते हैं? जैसा कि आपने स्थानीय स्वशासन की बात की और हमने लंबी बात भी की उसके साथ हम जब बात करें शाला प्रबंधन समिति की, तो यह शाला प्रबंधन समिति की व्यवस्था भी शिक्षा गारंटी अधिनियम में लाई गई है और इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया है। क्योंकि शिशु जो है वो घर में पलता है, बढ़ता है, उसके बाद छात्र के रूप में शाला में आता है। उसके ऊपर समाज का और उस वातावरण का प्रभाव होता है, जैसा आपने भी बोला। तो इस वातावरण के साथ स्कूल में जो समस्याएं हैं, स्कूल में जो माहौल है, स्कूल में जो बच्चे को दिक्कत है, उनको दूर करने के लिए एक प्रबंधन की समिति बनाई गई। इस प्रबंधन की समिति में पालकों को सबसे ज़्यादा स्थान दिया गया है, जो 75% तो इसमें पालक ही हैं और उन पालकों में से आधी महिलाएं, यानी 50% महिलाएं भी हैं। 16 सदस्य हैं तो 8 महिला और 8 पुरुष जी। और साथ में जनप्रतिनिधियों को महत्व दिया गया है, गणमान्य नागरिकों को महत्व दिया गया है। और ये जो शाला प्रबंधन समिति है
ये प्रयास करती है कि शाला परिसर में बच्चों के साथ अनुकूल वातावरण में अध्ययन अध्यापन का काम हो सके, उनको स्वच्छता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, नैतिक शिक्षा के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने आसपास के वातावरण को संवेदनशील बनाते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय निकाय के लोगों को शामिल करके हमें और भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ सकें। उस कड़ी में शाला प्रबंधन समिति एक मुख्य संस्था के रूप में काम कर रही है और यह समिति स्कूल के प्रबंधन को और निखार सकती है, इनकी क्षमता वृद्धि करके, इनको अधिक से अधिक जागरूक करके, इनके काम को प्रशिक्षित करके इनके काम को और बेहतर किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो लोग बैठकों में भाग लें, समय पर वहाँ आए और उनको आदरपूर्वक बुलाया जाए। यदि वह यहाँ पर शाला परिसर में आते हैं तो वो व्यवस्थाओं को देखते हैं, अपने बच्चों के प्रति उनकी संवेदनशीलता है और वो निश्चित ही अपने इच्छा शक्ति से भी ज़्यादा वहाँ पर काम करके और प्रयास करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। शासन की जितने भी स्कूल हैं उसको स्वच्छ विद्यालय बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है और उसमें शासन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? स्कूलों में जल, सफाई, स्वच्छता के प्रति शासन की पूर्ण प्रतिबद्धता है, वो संकल्पित है और उसके लिए शासन बाध्य भी है, वैधानिक आश्वासन भी है उनको कि हमें अपने परिसरों को, स्कूल परिसरों को स्वच्छ रखना है। उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान में भी व्यवस्था थी, स्वच्छ भारत अभियान में भी उसकी व्यवस्था थी और बहुत सारे अलग अलग माध्यम से शासन ने प्रयास किया है कि जो स्कूल के परिसर हैं वो स्वच्छ रहें, बच्चों को अच्छा वातावरण मिले। बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे इनाम, बहुत सारे मोटिवेशन की गतिविधियाँ स्कूल परिसर में की जाती हैं। अधिकारियों को उत्साहवर्धन किया जाता है, साथ में जनप्रतिनिधियों को सराहा जाता है। तो शासन उसके लिए लगातार काम कर रहा है और साथ में पेयजल के लिए भी काम किया जा रहा है कि स्कूल परिसर में कैसे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उसके लिए जो भी संसाधन की ज़रूरत है वो शासन उसमें उपलब्ध करा रहा है। अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में पीने के पानी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो हमारी कमेटियां हैं, चाहे वो पंचायत की समिति हो, चाहे वो हमारी शाला प्रबंधन समिति हो, इन सबको मिलकर उसमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि शासन की प्रतिबद्धता के साथ साथ स्थानीय लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और इसको सफलतापूर्वक हम आगे तक ले जा पाए। आज के इस सत्र में हम शिक्षा अधिकार अधिनियम एवं शाला प्रबंधन समिति की भूमिका पर विस्तार से चर्चा किए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।